हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू के एमपीपीएससी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम, नमस्कारम, सुस्वागतम, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। दोस्तों, आखिरी 40 दिन बचे हैं तैयारी के। 26 अप्रैल का पेपर नज़दीक है। अनिश्चितताओं का बाजार जो है वो बहुत गर्म है। कहीं नेगेटिव मार्किंग का डर बैठा हुआ है, कहीं सिलेबस कंप्लीशन का डर बैठा हुआ है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी ज़्यादा फोकस किस पर करें। जो शॉर्ट नोट सिनॉप्सिस मार्केट में बिक रहे हैं उन पर ज़्यादा फोकस करें, या फिर जो हमने खुद ने नोट्स बनाए हुए हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें। और सबसे बड़ी समस्या कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो कौन से हैं, ये कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए दोस्तों मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, जिसके तहत मैं आपको बताऊँगा कि ये 40 दिन में आपको वो कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। सर, आपको कैसे पता कि ये 40 दिन में यही टॉपिक से क्वेश्चन उठ के आएगा? इसका रीज़न है पिछले 5 साल के पेपर। पिछले 5 साल के पेपर अगर आप उठाएँगे और आप उसमें एनालिसिस करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से हर साल क्वेश्चन आ ही रहे हैं। मतलब इन टॉपिक को हमें अच्छे से पढ़ के जाना ही है, मल्टीपल टाइम एटलीस्ट 5 बार रिवीजन करके इन टॉपिक्स का जाना ही है। मैं मानता हूँ सिलेबस आपका समुद्र समान है, उसमें हमें 10 यूनिट पढ़नी है, लेकिन वो 10 यूनिट में भी कुछ चुनिंदा ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो 40 दिन के 40 टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो, तो ये सेशन खत्म होने के बाद में पिछले 5 साल के पेपर उठा के देख लीजिएगा, क्या मैं सत्य कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं एक-एक करके यूनिट वाइज़ चलूँ, तो सबसे पहले आपको दिखाई देगी यूनिट नंबर 10। हम थोड़ा-सा उल्टा चल रहे हैं क्रोनोलॉजी के हिसाब से। उल्टा क्यों चल रहे हैं? क्योंकि ये टॉपिक या ये यूनिट ऐसी है जो बच्चों की पसंदीदा यूनिट में से एक मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? एक तो यूनिट बड़ी दिलचस्प है। दूसरा रीज़न ये है कि ये यूनिट पर लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका है कि हाँ, हमने बहुत अच्छा तैयारी कर ली है, कंप्लीशन जो है वो इसका कर लिया है, और इसी वजह से हम स्टार्ट ही यूनिट नंबर 10 से कर रहे हैं। यूनिट नंबर 1 आपको याद है, इंडियन हिस्ट्री जो है, भारतीय इतिहास है, वो बहुत बड़ा है। साढ़े 4,000 साल का इतिहास याद रखना और उसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक निकालना थोड़ा दिक्कत वाला काम है। तो बताऊँगा मैं वो भी, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं यूनिट नंबर 10 से। जैसे ही दोस्तों आप यूनिट नंबर 10 पर आएँगे, आप पाएँगे कि इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो पिछले 5 साल का देखेंगे, तो आपको ये पीबीटीजी ट्राइब जो देखने को मिल रही है। ये पीबीटीजी ट्राइब से हर साल क्वेश्चन आ ही रहा है। बैगा का, भारिया का, सहरिया का, इनमें से कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन आपको मिल ही रहा है। जैसे रिसेंट का ही क्वेश्चन आया था, भारिया जनजाति वाला पातालकोट वाला क्वेश्चन जो है वो हमने देखा था। तो बहुत चांसेस हैं कि पीबीटीजी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो पीबीटीजी ट्राइब जो है, इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इनके बारे में हर चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि ये कहाँ निवास करती हैं, फिर इनके कस्टम्स जो हैं वो कैसे हैं, शादियाँ कैसे होती हैं, इनके रिचुअल्स जो हैं वो कैसे हैं, यहाँ पर जो व्यवस्थाएँ चल रही हैं, सिस्टम चल रहा है वो किस तरह का है, शब्दावली का, टर्मिनोलॉजीज़ का विशेष विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। देन फिर नेक्स्ट अगर बात करें, तो हमें ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स जो हैं, इनके बारे में विशेष तौर पर पढ़ के जाना है। जो जनजाति के हमारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाने में बहुत मदद करी है, उनको विशेष तौर पर पढ़ के जाइएगा। आप देख रहे होंगे टांटिया मामा से रिलेटेड हो क्वेश्चन हो या खाजा नायक से रिलेटेड क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन बार-बार आ रहे हैं और कुछ ना कुछ अलग दिलचस्प ही आयोग पूछता जा रहा है। तो आपको क्या करना है, जितने भी ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स हैं, इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ के मल्टीपल टाइम रिवीजन करके जाइएगा। अब जैसे गलती कहाँ हो जाती है, कभी वो पूछ लेंगे रॉबिन हुड ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, कभी पूछ लेंगे रॉबिन हुड ऑफ मध्य प्रदेश किसे कहा जाता है, कभी पूछ लेंगे इसमें 1857 की क्रांति में इनमें से किसका योगदान था, कभी पूछ लेंगे कि ये वाले रोड पर किसने रोका था। इस तरह से कई क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड बनते हैं, ट्राइबल फ्रीडम पर्सनालिटी से। तो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो अपना सही होना चाहिए। हमें नेगेटिव मार्किंग के लूप में भी नहीं फँसना, और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि जो क्वेश्चन आया है वो गलत नहीं होना चाहिए। और वो कब गलत नहीं होगा, जब हमें ये पता हो कि हमने कॉन्फिडेंस से उसमें तैयारी कर ली है, कुछ भी आए अब इससे बाहर का नहीं आएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ईज़ी आता है, बच्चे आता हुआ जो गलत होता है, ऐसा कहते हैं ना कि आता हुआ गलत हो गया, वो ये वाले टॉपिक में आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जितनी भी ट्राइबल पर्सनैलिटीज़ हैं, इनको विशेष तौर से पढ़ के जाइएगा, खासकर उनको जिन्होंने आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लस इसमें आप थोड़ा-सा गोंडवाना किंगडम को भी आप पढ़ के चले जाओगे तो अच्छा रहेगा, है ना? जिसमें आपको रानी दुर्गावती के बारे में आपको पढ़ के जाना चाहिए। किसके बारे में? रानी दुर्गावती के बारे में पढ़ के जाना चाहिए। वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, उनके नाम पर एक योजना भी चल रही है, इसीलिए मेजर चांसेस है कि वहाँ से क्वेश्चन आएगा रानी दुर्गावती जी से रिलेटेड। देन नेक्स्ट अगर बात करें, तो ये आपने देखा होगा ट्राइबल म्यूजियम जो जनजाति संग्रहालय हैं, उनसे क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। या तो संग्रहालय का क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर आपको जो ट्राइबल इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। बहुत अच्छे से इसको पढ़ के जाना।
देन इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें तो संवैधानिक प्रावधान जिसको कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जिसको कहा जाता है ट्राइब के लिए, जहां पर आपने देखा ना जनजाति को रिजर्वेशन का जैसे लाभ दिया गया है आरक्षण का, तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन का लाभ कहाँ मिला है, एजुकेशन में रिजर्वेशन का लाभ कहाँ मिला है, जॉब में रिजर्वेशन का लाभ कहाँ मिला है ना, प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ जो है वो कहाँ मिला है, SC ST जो कमीशन बने हैं, जैसे आप देखो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, इनसे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और हम क्या गलती कर देते हैं, आप देखो आपने जो भी पढ़ा होगा तो आपने सारी ट्राइब पढ़ी होंगी, 10 से 15 जनजातियों के बारे में एक-एक चीज़ पढ़ डाली होगी, उनके टोटम गोत्र से लेकर उनके जितने रिवाज है वो सब पढ़ दिए होंगे। लेकिन देखो वो 1-2 क्वेश्चन के बराबर बन रहे हैं। बेसिकली अपने को पीवीटीजी पर फोकस करना है, बेसिकली उनके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर कि ये कहाँ निवास करती हैं उस पर फोकस करना है, फिर फ्रीडम फाइटर है, फिर उसके बाद में म्यूजियम इंस्टीट्यूट है, फिर उसके बाद में संवैधानिक प्रावधान है। फिर जाके आप फोकस करेंगे किस पर, ट्राइबल टर्मिनोलॉजीज पर आपको फोकस करना है। ठीक है, कि जैसे भाई सिंदूरी शब्द जो है वो क्या होता है ना, खुटिया पटेल जो है वो कौन होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन वाली है वो चीजें। तो ट्राइब की जनजाति की जो विशिष्ट चीज है, जो शब्दावली है, उनका विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है ना, कि भाई पेज जो है वो क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। जो टर्मिनोलॉजी वाले आ रहे हैं, यहीं से ज़्यादातर आपको क्वेश्चन आएँगे। अब इसके बाद में आप कहोगे कि सर वो एफएसओ का पेपर आया था, उसमें बहुत डिटेल में आया था या इस पेपर में बहुत डिटेल में आया था। पहले आप ये भी समझना शुरू करिए कि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी का लेवल अलग है, एफएसओ का लेवल अलग है, पटवारी का लेवल अलग है, एसआई का लेवल अलग है। सारी एग्ज़ाम्स के लेवल अलग-अलग हैं, उसके हिसाब से पेपर बनाया जाता है। सबका पेपर एक जैसा नहीं बनता। क्लियर हुई बात? आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, आप एनालिसिस करके देखिए पिछले 5 साल में ट्राइब से कैसे क्वेश्चन आए हैं, पिछले 5 साल में आईसीटी से एसआई में कैसे क्वेश्चन आए हैं, हमारे यहाँ कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको दोनों में डिफरेंस जो है वो समझ में आएगा। क्लियर है बात? वन डे एग्जाम के पेपर में लेवल बहुत अलग चला जाता है क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है, लेकिन जो लोग एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका तो सिंगल उसमें पेपर होगा। एक ही बार में सब के सब जितने भी हैं, सबका पेपर हो जाएगा जनरल स्टडीज का। तो वहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन का लेवल साफ-सुथरा दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं आएँगे। तो इसीलिए जो आप नए-नए एक-एक फैक्ट ढूँढने के लिए घंटों बर्बाद कर देते हो, वो ना करें। आप जिस भी संस्था से पढ़े हैं, जिस भी शिक्षक से पढ़े हैं, उसका भी सम्मान करें, खुद का भी सम्मान करें। जब आपने उन पर भरोसा जताया है, तो जो कंटेंट आपके पास में है, उसको पुरजोर तरीके से रिवाइज़ करें। कोशिश करिए कि आप 5 बार पूरा सिलेबस रिवाइज़ कर लें। नहीं पॉसिबल है, तो जो मैं ये 40 टॉपिक आपको बता रहा हूँ, इनको तो बेटा 5 बार रिवाइज़ करना ही करना है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे और रिवीजन हो भी जाएगा। देखो इसमें पूरा ट्राइब आपको नहीं पढ़ने का कह रहा हूँ मैं। 5 टॉपिक बताए हैं, ये आप पढ़ सकते हो, क्योंकि जब आप पूरा ट्राइब भी पढ़ के जाते हो तो भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाले सब छोड़ जाते हो। ना प्रोविजन पढ़ के जाते हो, ना इंस्टीट्यूट पढ़ते हो, ना म्यूजियम पढ़ते हो, सिर्फ उनके बारे में पढ़ के जाते हो, बाकी चीज़ें भूल जाते हो और क्वेश्चन फिर यहीं से आ जाता है और यही हम गलती कर बैठते हैं। तो ये चीज़ इस बार नहीं होनी चाहिए, इसका आपको मेक श्योर करना है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट नंबर 10 में क्या करना है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ सर, हमारे लिए कुछ हित की बात कर रहे हैं, हमारे प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर देना। आगे बढ़ते हैं। अगला है यूनिट नंबर 9 आईसीटी। भाई ये यूनिट जो है ना, ये बड़ी खतरनाक यूनिट है उनके लिए जो थोड़ा-सा टेक्नोलॉजी में पीछे रहते हैं। उनके लिए ये बहुत खतरनाक यूनिट बन जाती है। इसको भी आसान बनाते हैं, इसका भी सिलेबस की मतलब जितनी कहूँ उतना ही कम है। सिलेबस इसका प्रगाढ़ है, क्यों? क्योंकि ये अपने आप में ब्रांच है, 4-4 साल लोग इसको पढ़ते हैं। तो हम इसको कैसे पढ़ें? तो देखो सिंपल रखिए। पहले बेसिक ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन सिलेबस चेंज होने के बाद में इधर से क्वेश्चन आ रहा है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, एक तो आप जनरेशंस पढ़ के जाएँगे, पाँचों जनरेशन में क्या-क्या हुआ, इसको पढ़ लेना। दूसरा आप क्या पढ़ लेना, इनपुट डिवाइस कौन-सी है, आउटपुट डिवाइस कौन-सी है, इसको पढ़ लेना। बस ये दोनों चीज़ों पर विशेष तौर पर ध्यान दे देना बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? सेकंड, आपको और एक और कुछ करना है तो यहाँ पर ट्रांसलेटर, असेंबलर क्या होते हैं, इनको पढ़ लेना, बस अपना काम हो जाएगा। किसको? ट्रांसलेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, इनको बस पढ़ लेना। आसान शब्दों में डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए, कौन किस काम के लिए आता है, अपना काम हो जाएगा। ठीक है? बहुत ज़्यादा अपने को जीनियस इसमें पीएचडी नहीं करनी है, उतना ही पढ़ना है जितना अपना प्रीलिम्स निकल जाए और अपना काम बन जाए। फिर इसके बाद में जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, हर साल क्वेश्चन आ ही रहा है। इसको विशेष तौर पर पढ़ के जाइएगा। कौन-कौन से एआई प्लेटफ़ॉर्म हमें दिखाई देते हैं, किस देश के हैं, किस व्यक्ति के हैं, वो आपको पता होना चाहिए। परप्लेक्सिटी किसका है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लाउड जो है वो किसका है, पता होना चाहिए। एंथ्रोपिक जो है वो क्या है, आपको पता होना चाहिए। चैट जीपीटी आप जानते ही हो, पिछले साल ही क्वेश्चन जो है पूछा गया। जेमिनी आप जानते हो, क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। तो इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसके साथ में ही आप एक्स्ट्रा चीज़ में क्या पढ़ेंगे, तो ये अपना फ़ेवरेट रहा है वेब ब्राउज़र।
इनको पढ़ लेना, ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए, जैसे सफारी वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। प्लस सर्च इंजन जो है इसको पढ़ लेना, है ना। सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे होते हैं, आप तो लिमिटेड जो मेनली चलते हैं वो पढ़ लेना। और ज्यादा ढूंढा ढांडी की जरूरत ही नहीं, गूगल करो सब मिल जाता है। क्यों इतना पैसा बर्बाद करना हर जगह पर, आपको तो गूगल करोगे ना तो एटलीस्ट ये तो मिल ही जाएगा। एमपी का डेटा में होती है दिक्कत, ये तो सीधा सीधा दे देगा वो आपको, उसी के डोमेन का चीज आप पूछ रहे हो, तो ये आप वहां से कंप्लीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मशीन लर्निंग के कुछ फंडामेंटल्स रहते हैं, जैसे बात करें रोबोटिक्स की बात करूं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं, तो कुछ इसके बेसिक्स रहते हैं, वो आपको हर बुक में अवेलेबल है, कहीं से भी आप थोड़े बेसिक्स पढ़ लेना। देन फिर आता है जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, दैट इज मालवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये अवेयरनेस फैलाने का सबसे अच्छा तरीका रहता है। आप देखो इसीलिए हर वर्ष क्वेश्चन कुछ ना कुछ मालवेयर से रिलेटेड आता है। मालवेयर क्या होता है, रैनसमवेयर क्या होता है, ट्रोजन क्या होता है, पहला वायरस कौन सा, पहला एंटीवायरस कौन सा, इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। फिर नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा, आपको ई गवर्नेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। हर साल ई गवर्नेंस से एक क्वेश्चन आ ही रहा है। ई गवर्नेंस बहुत अच्छे से पढ़ना है, मालवेयर वायरस एंटीवायरस वाला पूरा फैक्टर अच्छे से पढ़ के जाना है, जनरेटिव एआई अच्छे से पढ़ना है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर अच्छे से पढ़ना है। ये मशीन लर्निंग अगर तुम्हारा छूट भी जाता है तो इसके लिए कुछ प्रबंध कर देंगे जिससे तुम्हारा ये वाला टॉपिक छूट जाए, मतलब टॉपिक कवर हो जाए। बाकी नहीं तो बुक्स में अवेलेबल है, कहीं से भी पढ़ लोगे, आपका काम बन जाएगा। बहुत ज़्यादा आईसीटी का टेंशन मत लीजिए, आउट ऑफ द बॉक्स कभी कभार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉनिक से बहुत डीप का कोई क्वेश्चन पूछ के उन्होंने पटक दिया, नॉर्मली नहीं पूछते हैं। अच्छा, एक और चीज याद रखना, मैं जो ये बता रहा हूं ऐसा नहीं है कि इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं कि इनका एटलीस्ट 5-5 बार रिवीजन करके जाना। बाकी आपको जो लग रहा है, आपके शिक्षकगण जो बता रहे हैं, आपका दिल मन जो कह रहा है, आप भले उसके हिसाब से कर लो, लेकिन दिस 40 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, है ना। आपको चाहिए कि आपके हिसाब से सर बताओ, तो भाई मेरा तो एक मेंटरशिप बैच चल रहा है, उसके डेमो यूट्यूब पर ही बहुत सारे अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हो। उसमें यूनिट 1 से लेकर 10 तक क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है सब कुछ बता रहा हूँ, उसके टेस्ट भी ले रहा हूँ। बच्चे बढ़िया खुश है। ठीक है, आपको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, वहां से ज्वाइन कर लेना। फिर नेक्स्ट जो है वो आगे बढ़ते हैं। अगला यूनिट नंबर 7, सर यूनिट नंबर 8 कहाँ गई, जो सबसे बड़ी समस्या है उसको सबसे लास्ट में लाया हूँ। उसमें भी पांचों टॉपिक बताऊंगा जहां से पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यूनिट नंबर 7 में आए तो देखो एक क्वेश्चन बीमारी का आएगा ही आएगा, जिसमें कि सिकल सेल अनीमिया या सिकल सेल डिसीज वाला क्वेश्चन जो है वो आपको दिखेगा ही दिखेगा। या फिर एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ आपको डिसीज देखने को मिलेगी, जैसे इताई इताई वाला क्वेश्चन पूछा है, सिकल सेल अनीमिया वाला क्वेश्चन पूछा है। ये हर साल क्वेश्चन आ ही रहा है, तो आपसे पूछेंगे, टारगेट पूछ लेंगे, कितनों की स्क्रीनिंग हुई है उसके बारे में पूछ लेंगे, मध्य प्रदेश कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में पूछ लेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देन फिर इसरो के अपकमिंग मिशन जो है उनके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, है ना। इसरो के जो भी मिशन है कि आदित्य L1 में क्या हुआ, शुक्रयान में क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये रिसेंट के भी हो सकते हैं, आने वाले भी हो सकते हैं, और थोड़े से पीछे के भी पूछे जा सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर ही मॉम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया था। फिर इसके बाद में मतलब यहाँ से भी एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य जो है 100% यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद में आता है थोड़ा बड़ा टॉपिक जिसको हम कहते हैं ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी में आप क्या पढ़ेंगे, जो मानव शरीर संरचना है उसके बारे में बेसिकली आपको पढ़ना रहता है। तो उसमें देखो बोन जॉइंट से क्वेश्चन आते हैं, बोन वाला हुआ, जॉइंट वाला हुआ, इससे क्वेश्चन आते हैं। नर्वस सिस्टम से बार बार क्वेश्चन पूछे हैं उसने, तो नर्वस सिस्टम अच्छे से पढ़ के जाना, स्केलेटन सिस्टम अच्छे से पढ़ के जाना, ये जॉइंट्स को अच्छे से समझ के जाना कि जॉइंट्स जो है वो कैसे काम करते हैं। ये जॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालोगे, आपको समझ में आएगा कि हाँ रिसेंट में यहाँ से क्वेश्चन इन्होंने पूछना चालू किया है, तो उनको आप पढ़ना। मैं तो कहता हूँ पूरा ह्यूमन सिस्टम पढ़ के जाना, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम ही क्यों ना हो, सर्कुलेटरी हो, एक्सक्रीटरी हो, सबको पढ़ के जाना। लेकिन विशेष फोकस किस पर करना, बोन वाले पर करना, और तंत्रिका तंत्र जिसको हम कहते हैं या नर्वस सिस्टम जिसको हम कहते हैं, इस पर विशेष तौर पर आपको क्या करना है दोस्तों, फोकस करना है। क्लियर है। बाकी फिर एनवायरमेंट, पर्यावरण से रिलेटेड जो शब्दावली रहती है, टेक्नोलॉजी रहती है, जैसे इकोटिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, नीच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। बहुत ज्यादा एनवायरमेंट में घुसने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी में बहुत लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है, अपने आप पर सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आसान भाषा में भी पर्यावरण आपने खुद से भी पढ़ लिया या कहीं से भी समझ लिया, किसी टीचर से, यूट्यूब से, कहीं से भी, तो आप आसानी से क्वेश्चन बना लोगे। सबसे जरूरी है अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आइए कि हाँ मुझ में कॉन्फिडेंस है, मैं ये पेपर निकाल सकती हूँ, मैं ये पेपर निकाल सकता हूँ। खुद के दिमाग को भी लगाइए, खुद के दिमाग के घोड़े भी दौड़ाइए। पिछले साल के पेपर देखिए और देखिए क्या सर सही बोल रहे हैं, और अगर इनसे आता है तो मुझे किस लेवल तक पढ़ना है, खुद डिसाइड करिए, खुद चयन करिए, किसी के कहने में मत आइए। क्योंकि देखो तरह तरह के, भांति भांति तरह के लोग हैं, कुछ लोग इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाते हैं कि किसी से बने ही ना। पर हमें तो एमपीपीएससी का पेपर निकालना है ना, जो आयोग पूछेगा। आयोग के पेपर के क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं क्या, कुछ नहीं करना, पिछले 5 साल के पेपर लगाओ। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं,
10 साल से ज़्यादा हो गए पढ़ाते-पढ़ाते, अभी भी आप 5 साल के क्वेश्चन पेपर लगाओगे ना तो 50% आप में से ऐसे लोग होंगे जिनके 80 नंबर नहीं आ पाएँगे, जो पिछले साल हो चुके हैं पेपर। तो पहले वो लगाओ, वो आपको समझ में आएगा कि लेवल क्या है एग्ज़ामिनर का, एमपीपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है और नेगेटिव मार्किंग पहली बार इंट्रोड्यूस हो रही है, तो कोई अल-तूफ़ान ही आ जाएगा। है ना? इतना टेंशन मत लो कि नेगेटिव, वो तो डराने का काम है यार। वो समझदार हो तुम, समझदार को इशारा काफ़ी है। डरने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है, कोई नई इन्वेंशन नहीं हो गई है। कितने ही एग्ज़ाम्स में होता है, तो उससे डरिए मत। जो आता है उसे हमें सही लगाना है। बाकी एलिमिनेशन टेक्निक जो है वो आप सीख लो। मैंने तो मेंटरशिप बैच में सिखा भी रहा हूँ कि कैसे एलिमिनेट करना है, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या हो सकता है, कैसे आपको एलिमिनेट करना है। तो वो आप भी सीख लो। कई सारी क्लासेस आपको मिल रही होंगी। आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मेंटरशिप बैच जॉइन कर लो, वहाँ से सीख लो। जैसे आप चाहो वैसे आप कर लो, आप स्वतंत्र हो। लेकिन सबसे पहले अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए, 5 साल के पेपर लगाइए। ये जो टॉपिक बता रहा हूँ 40 दिन के 40 टॉपिक, इनका मल्टीपल टाइम 5 बार अपने को एटलीस्ट रिवीजन करना है, ये आपको मेक श्योर करना है। ठीक है? चलिए, अब एनवायरनमेंट की टर्मिनोलॉजी हो गई। अच्छा, एक और आपको सरप्राइज़ दे देता हूँ, एक और खुशखबरी दे देता हूँ। इसका बेटा वन शॉट में लेके आऊँगा, है ना? इसकी मैराथन जो है वो बहुत जल्दी मैं लेके आऊँगा, वहाँ से आप पढ़ लेना, आपका सब कुछ निपट जाएगा, सब कुछ सुलझ जाएगा। अब वैसे तो सारी ही दसों यूनिट के मैराथन स्टडी आईक्यू के चैनल पर चल रही है। हर संडे आप देखेंगे सुबह 7 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक यूनिट, किसी न किसी यूनिट की मैराथन चल रही है ना? जैसे ऑलरेडी यूनिट 1 की हो चुकी है, 3 की हो चुकी है। संडे वाले दिन यूनिट 5 की जो है वो मैराथन हो जाएगी, यूनिट 6 की मैराथन हो जाएगी। तो आपको हर संडे मैराथन देखने को मिल ही रही है। स्पेसिफिकली मैं अगर बात करूँ तो मैं यूनिट 5 की और यूनिट 7 की मैराथन लाऊँगा। एक एमपी पॉलिटी की मैं लाऊँगा, इंडियन पॉलिटी की गौरव सर लाएँगे। यूनिट 7 में गौरव शर्मा सर जो है वो साइंस वाला पोर्शन, बायोलॉजी वाला कवर करेंगे और टेक्नोलॉजी वाला, हेल्थ वाला पोर्शन जो है वो मैं आपको कंप्लीट करा दूँगा। तो बिल्कुल चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। देन यूनिट नंबर 6 पर आते हैं। ये तो मतलब प्राण हर लेने वाली यूनिट है भाई साहब। क्यों प्राण हर लेने वाली यूनिट है? क्योंकि चाहे व्यक्ति किसी भी डोमेन से क्यों ना हो, उसे उस यूनिट से डर लगता है कि सर ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, हम बता नहीं सकते। बड़ा चिंता में डाल देते हैं, कैसे इसको तैयार करें? तो दोस्तों सबसे पहले ये 5 टॉपिक पढ़ लो, फिर बाकी जितने जो पढ़ने हैं वो सारे पढ़ लेना। 5 टॉपिक कौन-कौन से हैं? सबसे पहले तो भाई साहब मध्य प्रदेश की स्कीम जो है वो तैयार करो। मध्य प्रदेश की स्कीम में भी सबसे पहले कौन-सी तैयार करो? जो इकोनॉमिक सर्वे में जिसमें लिखा हो, वो वाली करो। ठीक है? या बजट में जो बताई गई है, सबसे पहले ये स्कीम जो है वो पढ़ो। कहाँ से मिलेगी? मैंने इकोनॉमिक सर्वे भी कंप्लीट कराया है, बजट भी कंप्लीट कराया है, वहाँ से देख लो। अदरवाइज़ आप गूगल पे सर्च कर लो, उसमें आपको मिल जाएगा कि भई मध्य प्रदेश सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे बजट में कौन-कौन सी स्कीम बताई है, वहाँ से पढ़ो। सबसे पहले ये योजनाओं को पढ़ो, उसके बाद में फिर कोई सी और योजना की तरफ चलेंगे। और एमपी सरकार के लिए भाई साहब कोई योजना पुरानी नहीं होती। जैसे उनकी लाडली बहन लक्ष्मी योजना, वो फ्लैगशिप स्कीम है, तो वो अभी तक उसके क्वेश्चन पूछ रहे हैं और पूछेंगे। क्यों? क्योंकि वो सरकार की फ्लैगशिप स्कीम रही है। तो कभी ऐसा नहीं लेना कि बस 2 साल की स्कीम पढ़ लें हम, पहले की आगे की नहीं पढ़े, पीछे की नहीं पढ़े। ऐसा मत करना, गलती है वो, बहुत बड़ा गुनाह कहलाएगा वो, ठीक है? तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? स्कीम पढ़ना है। जैसे लाडली बहना योजना हुई, है ना? उद्यान क्रांति योजना हुई, फिर जनजाति से रिलेटेड योजना हुई, जैसे रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहीं से क्वेश्चन आएँगे गुरु, यहीं से क्वेश्चन आएँगे। सीधा-सीधा इतना एनालिसिस 500 क्वेश्चन लेके बैठा और अपने दोनों हाथ चलाए कि किधर से क्या आ रहा है, किधर से क्या आ रहा है, लिखा उसको। फिर माथा खपाया, फिर जाके इस कन्क्लूज़न पे निकला कि हाँ भाई, ये टॉपिक है जहाँ से एग्ज़ामिनर पूछ रहा है या उसकी जो दिमाग है वो यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से बार-बार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप भी थोड़ा दिमाग लगाइए और कोशिश करिए। देखिए, हर साल ओडीओपी से क्वेश्चन आ रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से क्वेश्चन आ रहा है, आरबीआई या सेबी से क्वेश्चन आएगा। सेबी की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना कब हुई? सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? या इनसे रिलेटेड कुछ और चीज़ें पूछ लेंगे छोटी-मोटी, है ना? तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते हुए आप बेसिक भी पढ़ लेंगे तो आपका यहाँ से क्वेश्चन सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुई, जैसे जी20 हुआ, सार्क हुआ, एशियान हुआ, इनके बारे में आप बेसिक पढ़ के चले जाना, कन्फ्यूज़ मत होना, आपका आंसर सही चला जाएगा। ठीक है? बहुत ज़्यादा इसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें आपको एक चीज़ और बताता हूँ। यूनिट नंबर 6 को मैंने जब एनालाइज़ किया तो मैंने एक चीज़ जानी कि हर साल आयोग एक ना एक इधर ऐसी बाउंसर मारता है जो किसी के पल्ले नहीं पड़ती। अच्छे-अच्छों के नहीं पड़ती, इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले के नहीं पड़ती। तो इसीलिए अगर एक आध ऐसा क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आता है जो आपको डरा देता है, तो चिंता लेने की ज़रूरत नहीं बेटा, जो आपसे नहीं बन रहा, कइयों से नहीं बन रहा है। किसी का तुक्का लग गया तो बात अलग है। इस बार तो नेगेटिव मार्किंग है तो तुक्का मारने से व्यक्ति परहेज़ करेगा, है ना? तो आपसे नहीं बन रहा है तो हो सकता है बाकियों से भी नहीं बन रहा हो। तो बहुत ज़्यादा अपने को परेशान नहीं होना है कि यार ये क्वेश्चन कैसे नहीं बन रहा। ईगो पे नहीं लेना है बात, ठीक है? 100 के 100 तो आयोग सही नहीं बना पाता, तो अपन 100 में से 100 कैसे सही कर देंगे? इसलिए उसकी चिंता मत करो आप।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यूनिट नंबर 5, ये भैया मेरी यूनिट है ना? इंडियन पॉलिटी, एमपी पॉलिटी मेरी यूनिट है। इसमें तो मैंने, अगर आपने मेरा इंडियन पॉलिटी का वन शॉट वीडियो देखा होगा, तो मैंने 10 के 10 क्वेश्चन बता दिए कि यह टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको चाहो तो वो देख लेना, एमपी पॉलिटी का चाहो तो एमपी पॉलिटी का भी वन शॉट देख लेना। अब इसमें राष्ट्रपति के अनुच्छेद से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अब या तो वो महाभियोग, इम्पीचमेंट, समाधान की शक्ति, आपातकाल की शक्ति, इधर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर ये पक्का ही है, राष्ट्रपति से हर साल क्वेश्चन आ रहा है। देन या तो संशोधन पूछे जाएंगे, संवैधानिक संशोधन या मौलिक अधिकार, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आजकल नई चीज चली है, डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी से भी एक आध क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब डीपीएसपी वाले जो है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मेंशन नहीं है। डीपीएसपी में याद रखिएगा, आप किस किस को पढ़िएगा, जहां पर महिला का जिक्र आ रहा है जिस आर्टिकल में, वो पढ़िएगा। जहां पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का जिक्र आ रहा है, उसको अच्छे से पढ़िएगा। जहां पर पर्यावरण का जिक्र आ रहा है, उसको पढ़िएगा। ये 3 आर्टिकल जो है वो विशेष तौर पर डीपी 36 से 51 तक जो आप पढ़ेंगे, उसमें ये 3 पर विशेष तरीके से फोकस करना है आपको। क्या कि महिला से रिलेटेड जो आर्टिकल है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति से रिलेटेड आर्टिकल है, या फिर पर्यावरण से रिलेटेड आर्टिकल है, उसको देखो। जैसे आर्टिकल 46 अभी पिछले बार ही पूछा था, है ना? तो इसका ध्यान आप रख लेना। फिर इसके बाद में एक ना एक बड़े पद से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जैसे अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड पूछ लिया गया, फिर एक बार सीएजी से रिलेटेड, एक बार एडवोकेट जनरल से रिलेटेड पूछ लिया गया। तो ये तीनों में से एक ना एक का क्वेश्चन आएगा फिक्स है। हर साल आयोग यही कर रहा है। मतलब वो चलता अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 ऐसे करके यहाँ से उठाते हैं, एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। पढ़ लेना, छोटे छोटे हैं, कोई ज्यादा इसमें समय भी नहीं लगता, आधे घंटे में तीनों पढ़ लोगे आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आर्टिकल्स जो कमीशन से रिलेटेड है, खासकर कौन से, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है ना? यूपीएससी का है, सीएजी का है, इलेक्शन कमीशन का है, इनसे रिलेटेड ही आर्टिकल पूछेंगे। और इसमें भी एससी एसटी ओबीसी वाले का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। और 106 वाला नहीं, चलो वो तो संशोधन का हो गया। ये कमीशन का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है ना? पूछते ही पूछते हैं। आर्टिकल 338 में क्या, 338 ए में क्या है, 338 बी में क्या है, ये क्वेश्चन नॉर्मली बार बार जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो विशेष तौर से ध्यान रखना। फिर इलेक्शन कमीशन मतलब ऑल टाइम फेवरेट रहा है, हर तरह के एग्जाम में इलेक्शन कमीशन का पूछा ही जाता है, यूपीएससी का पूछा ही जाता है। देन फिर आता है अपना फेवरेट टॉपिक एमबीपीएससी का, वो है पंचायत। पंचायत से हर साल क्वेश्चन आ ही रहा है, गुड गवर्नेंस से हर साल क्वेश्चन आ ही रहा है ना? तो विशेष तौर पर इन दोनों टॉपिक को पढ़ना। गुड गवर्नेंस का बहुत छोटा सा टॉपिक है, आसानी से कवर हो जाता है। पंचायत को लेकिन सब कुछ पढ़ के जाना भाई। जो पंचायत में वो पहली 5 कमेटियां बनी है, अशोक मेहता वाली से लेकर सिंघवी कमेटी, गडगिल कमेटी, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। मध्य प्रदेश की भी काशी प्रसाद पांडे कमेटी पढ़िए, 1961-62 वाला एक्ट पढ़िए। फिर जो 73वां संविधान संशोधन हुआ है उसको पढ़िए। फिर उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें दी है पंचायत में, वो पढ़िए। ग्राम सभा में क्या होगा, है ना? जिला पंचायत में क्या होगा, वो सब कुछ आपको पढ़ना है। किसके प्रत्यक्ष चुनाव होंगे, किसमें कौन वोट डालेगा, किसमें इनडायरेक्ट वोट डालेंगे, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। पंचायत में अच्छा क्वेश्चन आएगा, हर साल अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है आयोग यहाँ से। एकदम ऊपर से क्वेश्चन नहीं आएगा जहां तक मैं अभी देख पा रहा हूं। तो पंचायत को गुरु अच्छे से पढ़ के जाना, इसमें कोतूहल मत बरतना, कमी मत बरतना। ठीक है। अब यूनिट 5 आपको समझ में आ गया, बता दिया। पंचायत को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, बाकी सब इजी मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट 5 इजी ही आती है, ज़्यादा लोड लेने वाली जरूरत नहीं आएगी इसमें। या तो मैं पढ़ाता हूँ इसलिए मेरे को इजी लगती है, जो भी कह लो, बट यहाँ से आसान ही आएगा, ज़्यादा टेंशन वाली जरूरत नहीं है। आप 10 के 10 सही कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। ठीक है। फिर आते हैं यूनिट नंबर 4 पर। यूनिट नंबर 4 जो कि है हमारी मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश के भूगोल में वो गोल कर देगा आपको। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। विशेषतः किस पर ध्यान देना है, तो वन रिपोर्ट जो है, फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई है, घोट के चले जाना, घोट के चले जाना। और एक गलती मत करना कि सिर्फ तुम 2023 पर रहो, 2021 का 23 से तुलना करके जरूर जाना, है ना? 21 की 23 से तुलना करके जरूर जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कभी कभी पूछ लेते हैं 2021 के मुकाबले कितना प्रतिशत बड़ा है, कितना बड़ा है, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। फिर उसके बाद में रैंकिंग जो है, कृषि में जो रैंकिंग है, जैसे आ जाता ना भाई, सब्जी को लेके आ जाता, किसी फसल को लेके आ जाता है, तो वो अच्छे से पढ़ के जाना। फिर उसके बाद में खनिज को लेकर जो है वो पढ़ के जाइएगा। अब खनिज में याद रखना, एक तो ये हो गया मैंगनीज, कोल, कॉपर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे हर साल आ रहा है। या तो इनकी रैंकिंग पूछ लेंगे, या फिर क्या करेंगे, इनकी खदानें पूछ लेंगे। तो इनकी खदानें पढ़ के जाना। ठीक है। मैंगनीज, कोल, कॉपर, और इसके साथ में एक और जोड़ लेना, डायमंड, हीरा। ठीक है, कि भाई किम्बरलाइट जो है वो क्या होता है, डायमंड एकमात्र कहाँ से मिलता है, ये कौन सा कॉरपोरेशन है जिसके अंतर्गत आता है। ये सारी चीजें आपको विशेषतः पता होना चाहिए कि किम्बरलाइट क्या होता है, कौन सा कॉरपोरेशन है, नेशनल है या स्टेट है, कौन निकालता है, एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए।
देन फिर अगला आता है इरिगेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये अभी हॉट टॉपिक बना है, पिछले 5 साल के पहले जाओगे ना इतने क्वेश्चन नहीं आते थे। अभी ज़्यादा आ रहे हैं, सिंचाई से रिलेटेड चीज़ें जो है वो ज़्यादा पूछी जा रही हैं। इसमें मध्य प्रदेश सरकार बहुत ज़ोर-शोर से काम भी कर रही है, इसलिए भी ज़्यादा पूछा जा रहा है। दूसरी चीज़ जो है ऊर्जा, रिन्यूएबल ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहीं पर लगा हुआ है विंड प्लांट तो वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सोलर प्लांट लगा उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो इसको दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ के जाने की आपको ज़रूरत है। देन फिर हमारा बेसिक आता है, रिवर सिस्टम है, हर साल ही आ रहा है, या तो नर्मदा से कुछ क्वेश्चन आ रहा है या ताप्ती से। बहुत कम चांसेस रहते हैं कि बाकी नदियों से आए, पढ़ के सबको जाना है। और ये तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, इसके साथ में इनकी सहायक नदियाँ ज़रूर पढ़ना। ट्रिब्यूटरीज जिसको हम कहते हैं ना, इनको विशेष तौर पर पढ़ना। और एक इसमें मिसिंग है, वो और लिख लेना, पहाड़, माउंटेन। हर साल माउंटेन से, पहाड़ से क्वेश्चन आ रहा है। अखरानी पहाड़ी जो है वो कहाँ पर है, इस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं। पहाड़ी में क्वेश्चन पढ़ के जाना। नदियों में है तो नदियों का मायका, लेकिन उनका फोकस 3-4 नदियों पर ही रहता है, तो आप उतनों को ही पढ़ लोगे तो भी आपका काम जो है वो हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आनी है। देखो, फॉरेस्ट रिपोर्ट से तो 1 नंबर आपका सीधे-सीधे पक्का हो जाएगा, एग्रीकल्चर की रैंकिंग से हो जाएगा, मिनरल की रैंकिंग माइन से हो जाएगा, है ना? सीधे-सीधे आपके मतलब क्वेश्चन बन जाएँगे, सीधे-सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और बहुत लड्डू आएगा। मेन आपको क्या करना है, रिवर सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ट्रिब्यूटरी के साथ। इसमें थोड़ा समय लगेगा नर्मदा ताप्ती में आपको, है ना? इसमें ही समय लगेगा। फिर इरिगेशन, बस इसमें चीज़ ये है कि यूनिट 4 में जिसके पास में डेटा उपलब्ध है, करंट व्यवस्थित डेटा उपलब्ध है, जिसको पता है 24-25 की रैंकिंग के अनुसार कौन कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसके लिए ज्योग्राफी आसान है, भूगोल आसान है। आप एक चीज़ नोटिस करो दोस्तों, पहले होता था ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी ज़्यादा पूछी जाती थी, अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी ज़्यादा पूछी जा रही है। यूनिट 4 के पिछले 5 साल के पेपर भी यही बता रहे हैं, और यूनिट 3 के भी 5 साल के पेपर यही बता रहे हैं। तो विशेष तौर पर ध्यान रखना इन चीज़ों का, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो जनगणना है 2011 की। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। जनगणना सिर्फ एमपी की जो पढ़ के जाते हैं, तुम पाप करते हो पाप, क्योंकि भारत की जनगणना से भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बात समझे क्या? अगर पिछले 5 साल में देखोगे तो 5 साल में 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर साल 2 आ रहे हैं, एक साल 3 क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन इधर से आता है, एक क्वेश्चन इधर से आता है, ठीक है? तो जनगणना सिर्फ इतना मत करना जो कंपैरिजन कर लेते हो ना, कि इधर एमपी का कर लिया, इधर इंडिया का कर लिया और हो गया काम। नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। ऐसा भी मत करना कि अपन ने फर्स्ट वाला याद कर लिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ याद नहीं है। पूछ रहे हैं, मेरी बात पर भरोसा नहीं है, पेपर उठाओ, पेपर देखो, खुद को समझ में आ जाएगा कि इसको अच्छे से पढ़ के जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर क्लाइमेट फिनोमिना के बारे में बात कर ले, अल नीनो, मानसून, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब जनता में इतनी जागरूकता, बच्चों में इतनी जागरूकता हो गई है कि उन्होंने ये टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लिया है। ला नीना क्या होता है, अल नीनो क्या होता है, प्रभाव क्या पड़ता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, सब समझ लिया है। तो यहाँ से अब आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ के जाइएगा भैया। रिट्रीटिंग मानसून किसको कहते हैं, काल वैसाखी किसको कहते हैं, है ना? जेट क्या होते हैं, जेट ईस्टर्लीज क्या होते हैं, ट्रेड विंड क्या होते हैं, व्यापारिक पवनें क्या होती है, वो सब आपको पता होना चाहिए। देन फिर साइक्लोन, इसका पता होना चाहिए आपको कि रिसेंट में कौन-कौन से साइक्लोन चक्रवात जो है आए हुए हैं, सबके नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। किस देश ने नामकरण किया है, वो भी पता होना चाहिए। फिर साइक्लोन चक्रवात से बचने के लिए कुछ रिलीफ टीम है, जैसे एनडीआरएफ की बात करते हैं हम, ठीक है? तो ये इसकी स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, क्या हुई, इस तरह की चीज़ें पढ़ के जाइएगा। डिज़ास्टर से रिलेटेड जो बचाव की चीज़ें हैं, उनको भी पढ़ के जाना, ये छोड़ के चले जाते हो और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है। फिर इसके बाद में मिनरल और एग्रीकल्चर का डेटा, जैसे हमने एमपी का देखा था, वैसे ही हमें इंडिया का देखना है कि भाई इंडिया की रैंक जो है कहाँ पर है, इंडिया का कौन सा राज्य अच्छा कर रहा है, खनिज में किसके पास रिजर्व ज़्यादा है, किसके पास प्रोडक्शन ज़्यादा है, वो चीज़ें अपने को देखनी है। उसका भी सब कुछ इकोनॉमिक सर्वे और बजट में एक एक चीज़ दी हुई है, वहाँ से पढ़ोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। देन फिर यूनिट नंबर 2 पर आते हैं, एमपी आर्ट एंड कल्चर। अब 2 यूनिट ऐसी हैं जो बहुत टफ है। टफ है इन अ सेंस कि बड़ी यूनिट है, समय माँगती है। लेकिन इसमें से भी मैंने कुछ जो एनालिसिस किया है, वो ये कहता है कि एक तो आपसे ये टेम्पल वाला क्वेश्चन, एंशिएंट मॉन्यूमेंट और टेम्पल वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कैलाशनाथ टेम्पल के बारे में, मतंगेश्वर टेम्पल के बारे में। इस तरह से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है मंदिर से रिलेटेड आता है, खासकर खजुराहो के मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है? देन फिर लिटरेचर वाला, इसको विशेष तौर पर पढ़ के जाना, साहित्य को। किताबें हर साल आ रही हैं, हर साल कोई ना कोई एक रचना, एक किताब के बारे में पूछ लेते हैं कि भाई इसके लेखक कौन है, या ये रचना किसकी है, वो आपको पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। इसमें रटना पड़ेगा, घोट के पीना पड़ेगा, लेकिन भैया करना ही पड़ेगा, अपनी मजबूरी है।
आता ही आ रहा है, मतलब आता ही आता है और आएगा ही आएगा, पक्की वाली बात है ये। देन फिर वही आ गए फ्रीडम फाइटर, मतलब यहाँ पर क्या बात करी जा रही है कि आधुनिक मध्य प्रदेश को आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। आधुनिक मध्य प्रदेश का जो इतिहास है इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। जैसे जंगल सत्याग्रह इसका प्राइम एग्जाम्पल है, हर साल जंगल सत्याग्रह से क्वेश्चन आ जाएगा। जंगल सत्याग्रह से नहीं आएगा तो कुछ क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई जबलपुर में कौन थे, महाकौशल में कौन थे, या घोड़ा डोंगरी में कौन थे, टूरिया में कौन थे। इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, तो ये आपको याद रखना है। फिर जो सिविल क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसका मध्य प्रदेश पे प्रभाव, वहां से क्वेश्चन। 1857 की क्रांति से मध्य प्रदेश में क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछाएंगे। कहाँ से शुरू हुई, नीमच से शुरू हुई, सादत खान का क्या रोल था, ऐसे करके फ्रीडम फाइटर को अच्छे से पढ़ के जाना, है ना। इसमें 1857 की क्रांति विशेष तौर पर मध्य प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। देन फिर ट्राइबल पर्सनालिटी, इसका मैंने आपको बता ही दिया है, यहाँ पर आज़ादी के संदर्भ में दोनों जगह दिया है, 2 और 10 दोनों में दिया है, तो इनको अपने को पढ़ के जाना है। बाकी फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट, 3 विश्व विरासत स्थल मध्य प्रदेश में मौजूद है, इनको घोट के पी के चले जाना। हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, बिल्कुल क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्लस यहाँ पर एक और चीज ऐड कर लेना, आप एमपी के अवार्ड जरूर पढ़ के जाना। हर साल अवार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, जैसे कभी देवी अहिल्या सम्मान आ जाएगा, कभी तुलसी सम्मान आ जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो विशेष तौर पर आपको इनको पढ़ के जाना है, इसमें कोई गलती मत करना। प्राइज मनी कितनी है, किसको दिया जाता है, कब दिया जाता है, सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 2 यूनिट पर, यूनिट नंबर 1 और 8। यूनिट नंबर 1 जो है इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। मिडाइवल से हम दूर जा रहे हैं, मध्यकालीन भारत से हम दूर जा रहे हैं और आधुनिक भारत और प्राचीन भारत की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। आधुनिक भारत में तो आसान है, फटाफट समझ सकते हो आपकी क्या क्या आता है। पहली चीज सोशियो और रिलीजियस रिफॉर्म में, ये 19वीं और 20वीं शताब्दी के हैं, मतलब मॉडर्न वाले पढ़ के जाने हैं, मिडाइवल वाले मत पढ़ के जाना। लोग वो भी पढ़ लेते हैं और मतलब कुछ निकलता नहीं, पेपर में कुछ आता नहीं है। ठीक है। फिर गांधी जी के द्वारा जितने मूवमेंट करे गए हैं, चाहे वो खेड़ा हो, है ना, चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, सबको अच्छे से पढ़ के जाना। यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा। फिर राज्यों के पुनर्गठन से रिलेटेड 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश पिछले साल आया था, उसके पहले रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो यहाँ से भी फिक्स है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। तो ये 3 तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के ही आपको बता दिए जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी फिर बचे क्या, हमारे एंशिएंट के 2 टॉपिक। तो एक तो आपको मिल जाता है एंशिएंट ट्रेडिशन वाला, जिसमें वेद से रिलेटेड क्वेश्चन या उपनिषद से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। यही बहुत डिटेल हो जाता है, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा इसमें लिखा नहीं, है ना, बट इधर से क्वेश्चन आएंगे। तो विशेष तौर पर वेद उपनिषद को तो अच्छे से पढ़ के जाना ही। थोड़ा लेंदी है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बेटा करे क्या, मुझे क्वेश्चन पता होता तो मैं बता ही देता। बट हाँ, इधर से कुछ ना कुछ वेद उपनिषद से तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा भी क्वेश्चन जो है बन सकते हैं, रित पर बन सकता है, सभा समिति पर बन सकता है, कई चीज़ों पर बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है। देन फिर एक क्वेश्चन आपको बुद्धिज्म या जैनिज्म से रिलेटेड मिलेगा, कैवल्य का, निर्वाण का, है ना, महासंगति का, कौन उसके अध्यक्ष थे, कब हुई थी, क्यों हुई थी, उससे क्या निकला था, सुत्त पिटक क्या है, विनय पिटक क्या है, अभिधम्म पिटक क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में यूनिट 1 में आप चाहो तो एक टॉपिक और लिख लेना, आप अशोक को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। किसको, अशोक को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, है ना। पुष्यमित्र शुंग को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। किसको, पुष्यमित्र शुंग को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको दिखाई देंगे। ठीक है। ऐसे ही यूनिट 2 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आप चाहो एक्स्ट्रा कुछ लिखना हो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, चंदेल को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है। परमार को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना और कलचुरी को। बस बेसिकली ये 3 का ध्यान दे देना। इसमें से भी ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में चूंकि उज्जैन का सब कुछ चल रहा है, तो गर्दभिल को अच्छे से पढ़ जाना, है ना। ये 3 डायनेस्टी को अच्छे से पढ़ जाना। कलचुरी तुम्हारे पास लिखा हो, त्रिपुरी के कलचुरी वाला, तो वो पढ़ लेना, है ना, लक्ष्मी कर्ण और उन सब का, वहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। चलिए अब आ जाते हैं यूनिट नंबर 1 पर। यूनिट नंबर 1 में आपको क्या दिखाई देता है, तो यूनिट नंबर 1 में आपको सबसे पहले तो स्टेट की स्कीम्स पढ़नी है, योजनाएं जो हैं वो पढ़नी है ना। प्लस आप नेशनल स्कीम्स जो है वो भी पढ़ लीजिए, मोदी जी वाली स्कीम्स भी पढ़ लीजिएगा। ये दोनों ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर जो फिक्स है, जो आएगा ही आएगा, स्पोर्ट्स अवार्ड। ठीक है, खासकर अभी क्रिकेट का बहुत चलन चल रहा है, तो क्रिकेट को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। जीत भी रहे हैं और चलन भी चल रहा है, पेपर में बार बार आ रहा है। मेरे ख्याल से इस बार का फिक्स है, विमेन वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो भैया किसे मैन ऑफ द मैच मिला, किसे मैन ऑफ द सीरीज मिला, कौन कप्तान थी, सब कुछ पढ़ लेना, कौन अपोनेंट था, सब कुछ पढ़ के जाने का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बाकी इंडिया का परफॉर्मेंस और दूसरे ग्लोबल इवेंट में क्या रहा है, जो बाहर हो रहे हैं गेम्स होते हैं उनमें क्या रहा है, उससे एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, हर साल आता ही आता है।
फिर इकोनॉमिक सर्वे और बजट यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, जीआई टैग यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और विमेन इन न्यूज़ यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, है ना। महिलाओं के योगदान कि बीएसएफ में किसी ने कुछ किया हुआ है, सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली लेडी जो है वो कौन है, सबसे ज़्यादा पैसे वाली लेडी जो है वो कौन है, किसी ने बुक लिखी है, किसी की डेथ हुई है, कोई एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, कोई इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो इन सबको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विमेन इन न्यूज़ से क्वेश्चन आना, जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन आना, देन फिर इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक बजट है, मेजर ग्लोबल इवेंट है, फिर करंट और इंटरनेशनल नेशन और स्टेट की स्कीम्स हैं, फिर नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है। इनको तो आपको विशेष तौर पर पढ़ के जाना ही जाना है। तो इस तरीके से आप देखोगे यूनिट 10 से लेकर 1 तक में मेरे ख्याल से 40-50 टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं, जहाँ पर क्वेश्चन आएँगे आएँगे। बताने की तो और भी इच्छा हो रही है, बट फिर मेरा उद्देश्य खत्म हो जाएगा जिसके लिए मैंने रखा है। मैं चाहता हूँ पहले आप ये टॉपिक बहुत अच्छे कर लें, फिर उसके बाद में बाकी जो आप पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ते ही पढ़ते जाइए। लेकिन ये जो 40-45 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, इनको 5-5 बार रिवाइज़ करके जाना है, ताकि इनमें से कुछ भी आए तो हम गलत ना करें। कुछ भी कैसा भी आए हमसे गलत ना हो, ठीक है? चलिए अब क्या-क्या चीज़ें और ध्यान रखने की हैं? तो और ध्यान रखने की चीज़ें दोस्तों ये हैं कि सबसे पहले आप अपने आप में जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ट अप करिए कि आपको जो आता है वो बहुत बढ़िया आता है। दूसरी चीज़, अब बहुत क्रूशियल समय है तो अपना समय बहुत सोच समझ कर कहीं पर भी लगाइएगा। चाहे आप किसी क्लास में लगा रहे हों, किसी वीडियो में लगा रहे हों, किसी बुक में लगा रहे हों, किसी कंटेंट में, नोट्स में लगा रहे हों, बहुत सोच समझ के अपने ध्यान से टाइम को मैनेज करना सीखिए, प्लानिंग करना जो है वो सीखना। प्लानिंग करके करोगे तो आपके पास ज़्यादा समय रहेगा इसको बार-बार रिवाइज़ करने का, ठीक है? अभी तक अगर आपने टेस्ट लगाना चालू नहीं किए हैं, तो कोशिश करिए कि हर दिन आप 1 पेपर तो लगाएँ ही, और शुरुआत करो एमपीपीएससी के पिछले 5 साल के पेपर से, और वहाँ से आप टेस्ट लगाना जो है वो शुरू कर दो। ताकि आपको आदत बन जाए कि आप हर दिन 100 क्वेश्चन लगा रहे हो, 40 दिन है, 4000 क्वेश्चन जो है वो लगा चुके होंगे। तो बहुत उससे फ़ायदा मिलता है। दूसरी चीज़, जहाँ पर भी आप एमसीक्यू लगा रहे हो, बेटा सिर्फ़ एबीसीडी करके मत आना, हाथ जोड़ के निवेदन है। जैसा हम दिमाग को फ़ीड करेंगे, दिमाग भी वैसे ही एग्ज़ाम में भी काम करेगा। जैसी हम प्रैक्टिस करेंगे, वैसा ही युद्ध के दिन भी वो अपना कर्तव्य दिखाएगा। इसीलिए दिमाग को हर बार जब भी पेपर देने बैठें, जब भी एमसीक्यू लगाने बैठें, तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट मोड पे रख के बैठें कि आप कॉन्फिडेंटली, कॉन्शियसली आंसर को लगा रहे हैं, सिर्फ़ हँसी-मज़ाक में एबीसीडी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो आप हँसी-मज़ाक में कर जाते हो, एग्ज़ाम में आपको जब क्वेश्चन थोड़ा-सा अतरंगा दिखता है तो आप नर्वस हो जाते हो, या आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि आता है फिर भी ये नहीं पता कि एग्ज़ैक्टली ये सही है या ये सही है। क्यों? क्योंकि हमने दिमाग की प्रैक्टिस ही सही नहीं कराई है। तो मेरी आपसे बस एक ही आप लोगों को एडवाइस है कि हर पेपर, हर क्वेश्चन को जब भी आप लगा रहे हैं, उतनी ही ईमानदारी बरतिए जितनी आप 26 अप्रैल के दिन बरतेंगे। तो आपके दिमाग को आदत पड़ जाएगी कि जब भी एमसीक्यू देखेगा, अटेंटिव मोड में रहेगा और आपको सही आंसर बताएगा कि हाँ, ये आंसर सही है। अभी ये होता है, क्वेश्चन पढ़ते कुछ है, समझते कुछ है और आंसर कुछ और लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रैक्टिस ही उसकी करी है। तो अब सही प्रैक्टिस की तरफ आप आगे बढ़िए। एक और एडवाइस आप लोगों को, अगर आप चाहें तो नॉट ऐसा कि आपको आना ही आना है, एक मेरा मेंटरशिप बैच का कोर्स जो है वो चल रहा है, इसमें यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक के सारे सभी के क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, है ना? इसमें मैं एमसीक्यूज़ कराता हूँ, इसमें एक्सप्लेनेशन देता हूँ। एक्सप्लेनेशन सिर्फ़ एक ऑप्शन का नहीं देता, चारों ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन देता हूँ, और ऐसा नहीं एक लाइन का है, चारों ऑप्शन जो है इनके 2-2 3-3 लाइन के एक्सप्लेनेशन जो है वो मेरे द्वारा दिए जाते हैं, ताकि अच्छे से बच्चे को समझ में आ जाए, सही है तो सही क्यों है, गलत है तो गलत क्यों है। प्लस इसके साथ में एलिमिनेशन टेक्नीक जो है वो मेरे द्वारा सिखाई जाती है कि एलिमिनेट कैसे करना है, चूँकि अब नेगेटिव मार्किंग है और बहुत से बच्चों को बेवजह का डर हो रहा है, तो वो सिखाने के लिए कि कैसे होता है। प्लस इसके अलावा यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक के सबके, यूनिट 1 से यूनिट 10 तक के सबके में चीट कोड बना रखे हैं। मतलब एक तरीके से सिनॉप्सिस मैंने बना रखे हैं कि भई आप ये पढ़ लो और ये पढ़ो, बार-बार, बार-बार इसको रिवाइज़ करो, और यहाँ से आपको क्वेश्चन लगाने में, जब आप एग्ज़ाम में लगाएँगे तो आपको आसानी होगी। और मैं कहता हूँ बाकी भी आपको जहाँ-जहाँ टेस्ट लगाने हैं आप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उससे मेरे पास भी एमसीक्यू लगा लोगे, फिर उसके बाद में कहीं और भी लगा रहे हो तो खुद समझ में आएगा कि जो नोट्स आपको दिए गए हैं वो सही है या नहीं है, वो काम के है या नहीं है। प्लस इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिल रही है। ये सब मिलने के अलावा स्टडी आईक्यू की तरफ से आपको एक टेस्ट सीरीज़ भी मिल रही है, जहाँ हज़ारों बच्चों के बीच में आप कॉम्पीट करेंगे, आपको समझ में आएगा कि आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, कैसी आपकी तैयारी चल रही है, आपको कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। प्लस चूँकि ये मेंटरशिप बैच है, तो मैं पर्टिकुलरली एक-एक बच्चे को मेंटर करता हूँ, उनकी कमी बताता हूँ, उस कमी पर हम काम करते हैं, ताकि जो गलती अभी हो रही है, वो आगे ना हो। आप भी नोटिस करेंगे तो समस्या ये हो रही है कि क्वेश्चन तो बच्चे बहुत लगा रहा है, लेकिन अपनी गलतियों से सीख नहीं रहा है, उसे एनालाइज़ नहीं कर रहा है और उस पर काम नहीं कर रहा है। इसीलिए बार-बार सेम गलती दोहरा रहा है। तो उन सब से बचने के लिए ही ये प्रोग्राम हमने चालू किया है, मेंटरशिप बैच का। ये बिल्कुल आपको 23 अप्रैल तक
ये चलेगा, 25 अप्रैल तक ये बैच आपका चलेगा और 24 अप्रैल तक 25 को हम फ्री रखेंगे और 26 को आपका पेपर रहेगा। मंशा बस ये है कि आपको कॉन्फिडेंट बनाया जाए, आपके कंटेंट से रिलेटेड, आपको कॉन्फिडेंट बनाया जाए एमसीक्यू से रिलेटेड और आपको कॉन्फिडेंट बनाया जाए कि आपको पता रहे पेपर में कैसे हमें अप्रोच करना है। ठीक है? तो इसी नोट के साथ अगर आप चाहें तो इस बैच को जॉइन कर सकते हैं। इसी नोट के साथ में आज की क्लास को समाप्त करते हैं। पसंद आई हो तो बिल्कुल लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सभी को। जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल।